यार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैं आपको बता दूं जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना उसमें बच्चे ना बहुत बार अटकते हैं। अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल, ये अग्री वाले जो पॉइंट है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू वाली चीज है। ऐसे क्लेम्स जिनको आप थ्रू एक्शंस एनफोर्स करते हो, मतलब जैसे आपके डेटर्स अगर वो आपको कोई पर्टिकुलर पैसा नहीं दे रहे तो आप कोर्ट में केस फाइल करोगे, एक्शन लेके आओगे उनके अगेंस्ट, फिर वो एनफोर्स होगा। जब भी अपन कहते हैं प्रॉपर्टी, मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जनरल प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, बट मैं स्पेशल प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं इसका मतलब कोई स्पेशल राइट। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल से सिर्फ यह पता पड़ता है ओनर कौन है। वहीं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की जब मैं बात करता हूं इससे क्या होता है, तो मैं अब आपको एक कोड दे रहा हूं। तो लुक राजामौली एंड एनटीआर इन रोल्स रॉयस। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैं आपको बता दूं जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना उसमें बच्चे ना बहुत बार अटकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं मेरा सेशन खत्म करूंगा आप कोई सा भी केस स्टडी क्वेश्चन उठा के देखना, इट इज माय गारंटी कि आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। आ रहा समझ में? सो लेट्स बिगिन विद द सेशन, जहां हम बात करने वाले हैं पहले यूनिट नंबर 1 की, नाम है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि यार इस एक्ट के बेसिक्स क्या हैं। अब बेसिक्स में देखो, सबसे पहले ऐसा है कि सोगा आप जब देख रहे हो तो 1930 लिखा हुआ है। तो क्या सर कॉन्ट्रैक्ट तो 1872 से होना चालू हुए थे, तो क्या सोगा तब तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कोई कानून नहीं था? था ना भैया। ये सोगा जो था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। किसका पार्ट था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। 1930 में इसको अलग करके एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया और ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है और 1 जुलाई 1930 में ये आया था भैया। अब सवाल ये उठता है कि भाई कुछ छोटी छोटी चीजें, अब देखो 3 चीजें लिखी हुई है, सोगा, टोपा एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टोपा मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो सोगा जो है ना प्यारे बच्चों, सोगा किस पे लगता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। सोगा मतलब ऑब्वियसली मूवेबल प्रॉपर्टी, जो गुड्स हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर बाद गुड्स क्या होते हैं, क्या उसमें इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है। बट आप मानो जो गुड्स होते हैं मूवेबल, चाहे टेंजिबल इंटेंजिबल, वो सब गुड्स, जो भी गुड्स होते हैं मूवेबल, उन पर सोगा लगता है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस पर क्या लगता है? टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर यहां से कहां आके, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप समझो ना, सोगा पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही तो है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होंगे तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सेक्शन 3 बात करता है सोगा की। वो ये कहता है कि अगर मान लो कि भैया सोगा के प्रोविजंस एक्स चीज कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाई कह रहा है, तो एक्स लगेगा, जो सोगा कहता है सोगा प्रिवेल करेगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं है सोगा के साथ तो उतना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई होगा। देखो ना, प्रोविजन विल अप्लाई इफ दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मुझे बताओ ना, यहां तक सेटअप है क्या? अगर यहां तक सेटअप है तो फटाफट चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। सो गाइज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एंड गाइज अगर आपको डेफिनेशन दिमाग में क्लिक हो गई, आपको फिर आगे एक्ट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बट आगे बढ़ने से पहले 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 हम डेफिनेशन में सबसे पहले 2 वर्ड को समझते हैं, एक है बायर और एक है सेलर। ठीक है, तो नॉर्मली जो अभी तक किसी भी बच्चे को पता होता है वो ये होता है, यार बायर कौन होता है? हु बाइज। सेलर कौन होता है? हु सेल्स। जो बेचता है या जो खरीदता है वो बायर सेलर हो गए। अब हमने कहा यहां पे इस एक्ट के लिए आप ये भी ध्यान रखना, एक ऐसा बंदा हु अग्रीज टू बाय, अ पर्सन हु अग्रीज टू सेल, मतलब बेच नहीं रहा है, एग्री कर रहा है कि भैया मैं क्या करूंगा, बेचूंगा तुम्हें माल। तो वो क्या हो गया बेटा? वो भी बायर और वो भी सेलर हो गया। जो अग्री कर रहा है मैं खरीदूंगा वो बायर हो गया, जो अग्री कर रहा है मैं बेचूंगा वो सेलर हो गया। मतलब डेफिनेशन में ये वाला पार्ट आपको पता था, हमने एक न्यू पार्ट, अग्रीज वाला पार्ट इसमें क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब क्या है स्टोरी, समझ में आया? देखो, बायर पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय, सेलर अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। ये अग्री वाले जो पॉइंट है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू वाली चीज है, तो हमने कवर कर लिया। अब हमने कहा भैया ये देखो समझ में आ गया भैया, बायर और सेलर होंगे। अब मैंने कहा इसके बाद में अब हम आते हैं एक वर्ड पे जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं, इस पूरा चैप्टर जो इस पे बेस्ड है भैया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है गुड्स। तो अब हम चलते हैं गुड्स पे कि भैया ये गुड्स क्या है। तो मैंने कहा यार देखो,
गुड्स में सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि गुड्स में यहां पे टेंजिबल भी इंक्लूडेड है, मतलब गुड्स में टेंजिबल भी आ गया और गुड्स में इंटेंजिबल भी आ गया। जरूरी नहीं है आपका वो गुड्स तो ना टेंजिबल ही होंगे, नहीं भैया, गुड्स इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा यहां पे जब जैसे ही इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहां पे लिखा हुआ रहता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पे अब आप देखो क्या है सिस्टम। सबसे पहले यहां पे एक वर्ड आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं एवरी काइंड। सर काइंड मतलब क्या? अरे हर तरह का। काइंड कैसा? कोई चीज लिक्विड फॉर्म में होती है, कोई गैसियस फॉर्म में होती है, कोई सॉलिड फॉर्म में होती है, तो मतलब हर तरह की बात हो रही है। अरे भैया लिक्विड में आप देखो ना, आपको डिओड्रेंट बेचा जाता है बोतल में डाल के, आरसन में। अरे लिक्विड क्या, गैस फॉर्म में आपको बेचा जाता है, गैस फॉर्म में आपको डिओड्रेंट बेचा जाता है, लिक्विड फॉर्म में आपको कोल्ड ड्रिंक बेची जाती है, सॉलिड फॉर्म में तो आप देखो ना जैसे वड़ा पाव आपको बेचा जा रहा है। तो भैया ये सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे काइंड हो गए। तो हम कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि गुड्स है भैया, इसका मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों है, और एवरी काइंड है, मतलब लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, सब काइंड इंक्लूडेड है। बट यस, ये कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मूवेबल। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब मैंने कहा मैं डेफिनेशन में ये कहूंगा इसमें दो चीजें माइनस हैं और इसमें दो चीजें प्लस हैं। क्या बोला मैंने? दो चीजें माइनस, मतलब हम कह रहे हैं एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें से ये दो चीजें हटा देना। आ रहा समझे? अब दो चीजें कौन सी? नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 इज एक्शनेबल क्लेम्स। क्या हटा देना मेरे प्यारे लाडलों? एक्शनेबल क्लेम्स, ऐसे क्लेम्स जिनको आप थ्रू एक्शंस एनफोर्स करते हो। मतलब जैसे आपके डेटर्स, अगर वो आपको कोई पर्टिकुलर पैसा नहीं दे रहे तो आप कोर्ट में केस फाइल करोगे, एक्शन लेके आओगे उनके अगेंस्ट, फिर वो एनफोर्स होगा। बट हाँ, जब आप कोर्ट में एक्शन लेने जाओगे, हो सकता है सामने वाला कह दे नहीं यार माल में तो खराबी थी, गुड्स में कुछ XYZ इशू था जिस वजह से हम नहीं दे रहे। मतलब फिर कोर्ट डिसाइड करेगा सामने वाली पार्टी पेमेंट देगी नहीं देगी, कितना देगी। क्लैरिटी है? वहीं पे ऑन द कॉन्ट्ररी मैं कह दूं कोई बैंक की आपके पास फिक्स डिपॉजिट रिसीट है, FDR है, तो भैया वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, क्योंकि वहां श्योरिटी है आपको जाके ये पैसा मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, FDR एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अरे भैया मनी इन सर्कुलेशन कैसे गुड्स हो सकता है? मनी तो खुद ही मनी है भैया, वो कोई गुड्स नहीं है। हाँ, पुराने जमाने के जो कॉइन्स थे उनको एज एंटीक आप डीलिंग कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। मैं यहाँ पे मनी इन सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ। क्लैरिटी है? तो मैंने कहा भैया दो कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड है, आपको समझ में आ गया कि भैया गुड्स में क्या इंक्लूडेड नहीं है। अब देखते हैं कि गुड्स में क्या इंक्लूडेड है। देखो भैया, स्टॉक एंड शेयर्स। क्या बोला मैं? स्टॉक एंड शेयर्स। सर ये शेयर्स तो हमने सुना है, स्टॉक क्या है? मैंने कहा भैया देखो सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हो मतलब वो शेयर्स है। वहीं जब आपने बहुत सारे शेयर्स को मिला दिया, एक बंडल बना दिया, उसको हम स्टॉक कह रहे हैं। तो बंडल को आपने स्टॉक कह दिया, इंडिविजुअल आपने शेयर कह दिया। तो भैया इन शॉर्ट ये जो शेयर्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन द गुड्स, इसलिए शेयर पे ये वाला चीज अप्लाई होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा आते हैं सेकंड पार्ट पे कि सेकंड पार्ट क्या है। आ रहा समझो? यहां पे एक वर्ड है थिंग्स अटैच टू लैंड। थिंग्स अटैच्ड अटैच्ड टू लैंड, मतलब जो जमीन के अटैच चीजें हैं। ठीक है? अब थिंग्स अटैच मतलब सर कोई एग्जांपल दो। जैसे ग्रास, ग्रोइंग ग्रास। आ रहा समझे? कोई क्रॉप। आ रहा समझे? कोई भी थिंग्स अटैच टू लैंड, जैसे कि ग्रोइंग ग्रास हो गई, कोई क्रॉप हो गई,
ये सारे के सारे भी गुड्स होंगे, बट इनको गुड्स की कैटेगरी में लाने के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाडलो एलिमेंट क्या है कि आपने एग्रीड टू बी सिवेयर्ड और एग्रीड टू बी सेपरेटेड। क्या बोला? एग्रीड टू बी सेपरेटेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इनको जमीन से अलग कर दिया जाएगा। सर ऐसा क्यों? अरे यार, कोई परमानेंट अगर चीज होगी तो वो तो इमूवेबल हो गई। अगर इमूवेबल चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस पर तो टोपा एप्लीकेबल होगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। मैं अगर गुड्स की डेफिनेशन में लेके जा रहा हूं तो भैया वो मूवेबल होने चाहिए। तो हमने भले ही अभी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई ग्रोइंग क्रास है, कोई क्रॉप है, वो जमीन के अटैच है, बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जमीन से अलग करके ये हमें दिया जाएगा। अरे यस कि नो यार? वापस 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 मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे लाडलो, मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे लाडलो, मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे लाडलो कि गुड्स क्या होता है। तो मैंने कहा भैया गुड्स में टेंजिबल इंटेंजिबल सब आता है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस व्हाट बेटा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। काइंड मतलब भैया लिक्विड आ गया, गैस आ गया, सॉलिड आ गया। मूवेबल प्रॉपर्टी सब तरह की, बट इट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स ऑन मनी, बट इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। नंबर 2, थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड जस्ट लाइक ग्रोइंग ग्रास, क्रॉप्स, बट दे आर एग्रीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद। अरे हाँ या ना? तो मुझे बताओ ना, क्या आपको गुड्स की डेफिनेशन दिमाग में सेट है? अगर सेट हो गई बेटा तो अब हम मॉड्यूल से भी रीड कर लेते हैं। देखो भैया गुड्स क्या है? टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है। मैंने कहा एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, बट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, growing grass, crops and things that are attached to land agreed to be severed or separated from the land। क्या मुझे बताओ, ये हमने पढ़ा, जो ही मॉड्यूल में लिखा है एग्जैक्ट दिमाग में सेट किया। अब मेरे प्यारे लाडलो, अब हम क्या करेंगे? टाइप ऑफ गुड्स पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? टाइप ऑफ गुड्स। अब टाइप ऑफ गुड्स में आप देखो हमारे पास 3 टाइप है। पहला एग्जिस्टिंग गुड्स। कौन सा गुड्स? एग्जिस्टिंग। दूसरा कौन सा गुड्स है हमारा? फ्यूचर गुड्स। तीसरा हमारा गुड्स है कॉन्टिंजेंट गुड्स। अब आप इन तीनों को थोड़ा सा आप समझ लो। देखो इन तीनों को थोड़ा सा समझ लो। मैंने कहा आप ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है, आप नाइकी के शोरूम पे गए। नाइकी के आप शोरूम पे गए। नाइकी के शोरूम पे जब आप गए, क्या उसके पास नाइकी के जूते वहीं पे रखे हुए थे? यस। तो अब आपने जाके उसको कहा कि भैया मुझे जूता दे दो, लेट्स से 5000 रुपीज वाला, और आपने जूता सेलेक्ट कर लिया। तो मुझे आप बताओ, जब आप स्टोर पे गए, वो गुड्स क्या वहां पे एग्जिस्ट करते थे या एग्जिस्ट नहीं करते थे? बिल्कुल एग्जिस्ट करते थे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त जो गुड्स एग्जिस्टेंस में हो, मैं उनको एग्जिस्टिंग गुड्स कह देता हूं। क्लैरिटी है? वहीं अगर मैं सेकंड वाले पार्ट पे जाऊं और मैं कहूं भैया दूसरे टाइप के गुड्स भी हो सकते हैं। सर कैसे गुड्स? मैंने कहा आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने रेस्टोरेंट में जाके, या मैंने कहा लेट्स से आप स्टारबक्स गए, ठीक है, कहां गए? स्टारबक्स गए, ठीक है। अब स्टारबक्स पे आपने जाके कहा भैया मुझे तो कॉफी चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या ये कॉफी, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कॉफी के लिए, क्या ये कॉफी एग्जिस्ट करती है? वो बनाएगा, ऑब्वियसली वो अभी बनाएगा। इसका मतलब ये जो कॉफी है ये एग्जिस्ट नहीं करती, अब ये बनाई जाएगी, मतलब ये फ्यूचर गुड्स है। कौन से गुड्स है मेरे प्यारे बच्चों? फ्यूचर गुड्स है। क्या आपके दिमाग में गया? तीसरा टाइप और कवर कर लेते हैं मेरे प्यारे लाडलो। तीसरा टाइप है कॉन्टिंजेंट गुड्स। अब आप एग्जांपल देखो। मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है? मैंने कहा यहां पे लेट्स से कि आप बंदे के पास गए और ये नाइकी शोरूम वाला था। अब आपने उसको जाके बोला कि यार मुझे कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ जूता चाहिए। लेट्स से नाइकी का अल्फा फ्लाई 3 करके एक शूज आता है। अब भाई आपने कहा मुझे वो जूता चाहिए। अब नाइकी में आप जहां बैठे थे उसने कहा भैया हमारे पास तो है नहीं, बट हम आपको दिलवा सकते हैं। कैसे? बोले हमारा अभी हमारा एक चाइना से कंसाइनमेंट आ रहा है। आ रहा सुनने? बट वो कंसाइनमेंट अगर हमारे पास पहुंच गया, क्योंकि जिसमें नाइकी अल्फा फ्लाई 3 करके जूता आ रहा है, वो अगर मान लो कोई शिप के रूट से आ रहा है, कोई प्लेन के रूट से आ रहा है, कल को वो सेफली अगर हमारे यहां पहुंच गया तो हम आपको डिलीवरी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे गुड्स, अब मुझे बताओ सामने वाला क्या तुमसे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें क्या कोई एक इवेंट अटैच कर दिया उसने, और वो जो इवेंट है वो कंटिंजेंट है,
तो मतलब कोई ऐसी फ्यूचर कंडीशन जिसके होने पे या ना होने पे कोई चीज करी जाती है, उसको हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख के आए। अब कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होते हैं? मतलब एक ऐसे गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हो जो किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है कि भैया उनके रिगार्डिंग वो चीज होगी या नहीं होगी। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स की। मतलब वो गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे, वो किसी एक इवेंट पे, अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करते हैं। कौन से इवेंट पे? अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करते हैं कि भैया वो गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे बताओ दिमाग में गया? मैं आपको बता रहा हूं, अभी अपन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। बट मुझे बताओ कि आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए? जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उस समय जो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। मैंने कहा ऐसे गुड्स जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक ऐसे इवेंट पे डिपेंड हो जाए वो गुड्स जो कि अनसर्टेन हो, तो मैं क्या कह देता हूं? वो कॉन्टिंजेंट गुड्स हैं, क्योंकि वो किसी इवेंट, अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे, या वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैंने कहा फ्यूचर गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है बट फ्यूचर में कुछ या तो मैन्युफैक्चर करे जाएंगे या प्रोड्यूस किया जाएगा। अरे यस कि नो? उन गुड्स को हम कौन सा गुड्स कहते हैं? फ्यूचर गुड्स कहते हैं। अभी जब मैंने आपको थोड़ा समझाया है ना, तो ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा कम आता है कॉन्टिंजेंट गुड्स का। बट जैसे जैसे हम ये सारे गुड्स समझते जाएंगे, ये वाले गुड्स भी हमें बहुत अच्छे से आएंगे। और आगे जाके मैं एक बार और एग्जांपल देके आपको ये थर्ड वाला, मतलब कॉन्टिंजेंट गुड्स वाला टाइप समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन फटाफट 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 कहां से देखते हैं? मॉड्यूल वाले पार्ट से कवर करते हैं। इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टिंग गुड्स आर द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो उस समय ये एग्जिस्टेंस में होते हैं। फ्यूचर गुड्स, दीज आर द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, या तो ये मैन्युफैक्चर होंगे या ये प्रोड्यूस होंगे या फिर अक्वायर करे जाएंगे बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, जब आप ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस समय वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो, उस वक्त ये प्रोड्यूस नहीं हो, उस वक्त ये अक्वायर्ड नहीं, ये अक्वायर करे जाएंगे। एंड मैंने कहा कॉन्टिंजेंट गुड्स, द एक्विजिशन ऑफ गुड्स विच डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी। मतलब कोई अनसर्टेन कंटिंजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये गुड्स अक्वायर होंगे या नहीं होंगे, उनको हम कौन से गुड्स कहते हैं बेटा? कॉन्टिंजेंट गुड्स। अब मैंने कहा ये जो एग्जिस्टिंग गुड्स है ना, इसको थोड़ा बहुत अपने को अब रिसर्च करना रहेगा। अब मैं इसके भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कहा मान लो ये मेरे पास एग्जिस्टिंग गुड्स है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स कैसे होते हैं? अब मैं आपको एक ऐसा चार्ट बना के दिखाऊंगा, डायरेक्ट मॉड्यूल वाला नहीं, थोड़ा सा अपन फेरबदल करेंगे ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाए। और इसमें आपके दिमाग में क्या हो मेरे प्यारे लाडलो? कॉन्सेप्ट जाए। अभी हम एग्जिस्टिंग गुड्स की बात कर रहे हैं। अब मान लो जब आप ये गुड्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना मेरे प्यारे लाडलो, जब आप इन गुड्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, आप सिचुएशन में कौन सी में हो सकते हो? दो सिचुएशन में। पहली, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो स्पेसिफिक गुड्स के लिए किया। मतलब आपने गुड्स को पहले ही एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इन गुड्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं। आ रहा समझ में? मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने कहा लेट्स से कि हम यहां पे गए, ये लेट्स से कि एक फ्रूट सेलर था, उसके पास फ्रूट्स पड़े थे यहां पे, ये अलग अलग उसके पास फ्रूट्स पड़े हैं, ये फ्रूट सेलर यहां पे खड़ा है, ये यहां पे हम खड़े हैं। ठीक है, अब मैंने कहा, जब मैंने इसको कहा कि भैया तू एक काम कर 1 kg मुझे एप्पल दे दे, इसने कहा ठीक है मैं 260 रुपीज लूंगा। बट जब ये 1 kg एप्पल और 260 रुपीज की बात हो रही थी, मैंने उस वक्त ही एप्पल निकाल लिए जो मुझे चाहिए थे। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त आपने अपने गुड्स आइडेंटिफाई करवा लिए। इसका मतलब ये कौन से गुड्स हैं? स्पेसिफिक गुड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ये आइडेंटिफाइड थे। मैंने कहा बट अगर मान लो मैंने रेट वेट तय कर ली बट अभी तक मैंने वो एप्पल नहीं निकाली, मुझे कौन सी लेनी है, इसका मतलब वो जो गुड्स हैं वो अनसर्टेन गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनसर्टेन गुड्स हैं। वो कौन से गुड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनसर्टेन गुड्स हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उस वक्त या तो गुड्स स्पेसिफिक होंगे या अनसर्टेन होंगे। आइडेंटिफाइड है तो स्पेसिफिक गुड्स होंगे, अरे सॉरी असर्टेन या अनसर्टेन नहीं, या तो गुड्स स्पेसिफिक होंगे या गुड्स क्या होंगे? अनसर्टेन होंगे।
बट अगर मान लो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आपने गुड्स को असर्टेन नहीं किया, तो ऑब्वियसली जैसे ही आप कुछ समय बाद आगे जाओगे आप उनको असर्टेन कर लोगे। अरे हाँ या ना, करोगे ना भाई? आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने कहा मैं एप्पल लेने गया। अब मैं जब एप्पल लेने गया तो मैं हर बार जब एप्पल लेने जाता हूं मैं उसी दुकानदार के पास जाता हूं। मैंने कहा भैया क्या दिया एप्पल? उसने कहा 260 रुपए। बट अभी तक मैंने एप्पल नहीं निकाले। मैंने कहा चल ठीक है यार 1 किलो एप्पल ले लेता हूं। अब क्या हुआ, मैंने क्या एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो गुड्स आइडेंटिफाई किए? नहीं। मैंने कहा मैं अभी ऑफिस जा रहा हूं, आते वक्त तेरे से 1 किलो लेके चले आऊंगा। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ये गुड्स क्या है? अनसर्टेन है। अब मैं बाद में जब जाते वक्त ऑफिस से जा रहा था, मैं वहां रुका, मैंने 1 किलो एप्पल निकाल लिए। तो मैंने कहा एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं थे, मतलब अनसर्टेन गुड्स थे। बट लेटर ऑन मैंने गुड्स को असर्टेन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अगर गुड्स असर्टेन है तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद आप कर रहे हो तो वो असर्टेन की कैटेगरी में आ गए। तो स्पेसिफिक और असर्टेन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर गुड्स आइडेंटिफाइड है वो स्पेसिफिक गुड्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के वक्त वो अनसर्टेन थे, बट लेटर ऑन आपने आइडेंटिफाई किए, तो जब आइडेंटिफाई कर लिए वो सर्टेन गुड्स हो गए। जब तक वो आइडेंटिफाइड नहीं है उनको हम अनसर्टेन गुड्स कहते हैं। दिमाग में गया क्या मेरे प्यारे लाडलो? देखो मैंने आपको बड़े एक सिंपल एग्जांपल से चीज समझाई है ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए यार ये। अब देखिए, स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा कौन सा? असर्टेन, और तीसरा कौन सा? अनअसर्टेन। अब बुक्स में क्या ऐसे लिखा हुआ रहता है तो बच्चे को दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता, बट आई होप आपको आ गया होगा। स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया गया उसी समय आइडेंटिफाई कर लिया। गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। क्या दिमाग में क्लियर है? अनसर्टेन विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो मुझे बताओ ना, क्या यहां तक का पूरा स्टोरी अपने दिमाग में सेट है क्या? डन गाइस? चलो मैं क्या कह रहा हूं, अब एक बार अपन चेक करते हैं हम कहां तक पहुंचे। सुनो ना, हम ये कह रहे हैं सबसे पहले आप ये देखो, हमने ये देखा कि यार हमने कहा कि अगर हमें सेल ऑफ गुड्स करने हैं तो हमें बायर और सेलर चाहिए। क्या चाहिए? बायर और सेलर। अब हमने कहा जैसे बायर और सेलर चाहिए तो ऑब्वियसली ये बाय और सेल किस चीज का करेंगे? गुड्स। तो हमने अभी बायर और सेलर देख लिया, फिर हमने गुड्स देख लिया। अब ऑब्वियसली गुड्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डीलिंग हुआ तो अब आगे जाके आप उसकी डिलीवरी तो करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या करोगे? आगे जाके डिलीवरी तो करोगे। तो अब समझते हैं यार ये डिलीवरी क्या है। क्या बोला मैंने? ये डिलीवरी क्या है इसको समझते हैं। अब डिलीवरी आप ये समझो, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी बंदे के पास फिजिकल पोजीशन है मतलब वो डिलीवरी होगी, नहीं। जब कोई पर्सन वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजेशन करता है, इसका मतलब तब हम कहते हैं ये डिलीवरी है। मान लो मेरे घर पे कोई सामान रखा था, आप उसको मेरे से बिना पूछे उठा के चले गए, वो डिलीवरी नहीं है। डिलीवरी मतलब जब मैंने वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन किया उसको मैं डिलीवरी कहता हूं। क्लैरिटी है? चलिए अब मैंने कहा बढ़ते हैं आगे। तो भैया डिलीवरी मतलब क्या है? वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब अपनी इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको हम डिलीवरी कहते हैं। अब डिलीवरी 3 टाइप की होती है, आ रहा समझे? एक एक डिलीवरी को अपन समझेंगे विद एग्जांपल। पहली डिलीवरी होती है जिसको हम कहते हैं ये एक्चुअल डिलीवरी है। गुड्स फिजिकली ट्रांसफर होते हैं। आप एक दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले को आपने पैसा दिया, दुकान वाले ने आपको सोप दिया, साबुन दिया। आ रहा समझे? मतलब आपको किसी दिन इच्छा हुई कि यार आज नहाने का है अपने को, तो उस दिन आप दुकान वाले के पास गए, बोले भैया ये ले पैसे, मुझे तू साबुन दे दे। तो भैया ये क्या हो रहा है? दुकानदार आपको फिजिकल गुड्स ट्रांसफर कर रहा है अपनी इच्छा से। तो भैया उसको हम कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। क्या कहते हैं बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। बट यस, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्चुअल डिलीवरी हो। मतलब देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिलीवरी ऑल्सो। लेट्स से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। यहीं पे इस वाली शीट पे देता हूं मैं। अब मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना। मैंने कहा लेट्स से यहां पे ये बायर था और यहां पे ये सेलर था, ठीक है। सेलर मतलब सेलर के पास गुड्स होंगे जो वो बेचना चाह रहा है। अब सेलर के पास जो गुड्स थे, लेट्स से यहां पे उसके पास एक एक्टिवा थी जो वो एक्टिवा बेचना चाह रहा है। सेलर एक्टिवा बेचना चाह रहा है।
तो सेलर ने अभी क्या कर रखा है कि ये जो एक्टिवा है ये सर्विस सेंटर पे दे रखी है, सर्विस सेंटर पे दे रखी है, ठीक है। सर्विस सेंटर पे उसने ये अपनी एक्टिवा भी दे रखी है कि भैया इसकी तुम सर्विसिंग कर दो, सब कुछ बढ़िया कर दो, ठीक है। तो अभी ये एक्टिवा किसके पास है? सर्विस सेंटर के पास। अब मुझे बताओ, बायर और सेलर आपस में डील करते हैं कि यार एक्टिवा देंगे और एक्टिवा ये 50,000 रुपए में खरीदने को तैयार है। 50,000 रुपीज में बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। बट अब क्या सेलर उसको डिलीवरी कर सकता है? एक्चुअल डिलीवरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो गाड़ी अभी कहां है? सर्विस सेंटर है। तो सेलर ने क्या कहा सर्विस सेंटर में फोन करके, लेट्स से यहां पे काम कर रहा था ए करके एक बंदा, आरस में ए तो एक्टिवा से मैच हो जाएगा। अपन एक काम करते हैं, हम यहां पे कह देते हैं एक बंदा यहां पे काम कर रहा था और उस बंदे को हमने कॉल किया। उस बंदे को हमने कॉल किया, किसने कॉल किया? सेलर ने, कि भाई मैंने अपनी एक्टिवा बेच दी है, हमने बी को मेरी एक्टिवा बेच दी है, तो तू एक काम कर, बी जब आए ना उसको तू ये दे देना आरसन में। तो मुझे एक बात बताओ ना, अब यहां पे क्या हुआ? सर्विस सेंटर के पास जो गाड़ी पहले पड़ी थी वो किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा था? सेलर के बिहाफ पे। अब जब सर्विस सेंटर के पास गाड़ी पड़ी है वो किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है? बी के बिहाफ पे। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? यहां पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई, बट यहां पे, और अगेन कस्टडी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी गाड़ी सर्विस सेंटर के पास थी, अभी भी गाड़ी सर्विस सेंटर के पास है। फर्क यह है पहले वो सेलर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अब वो बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है। मुझे बताओ ना, क्या दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है थॉट प्रोसेस? अब मैंने कहा देख लेते हैं भैया क्या लिखा है हमारे पास मॉड्यूल में। ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन पहले भी बंदे के पास था, अभी भी बंदे के पास है, बट यस पहले वो बायर के, सेलर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अब वो बायर के बिहाफ पे कर रहा है। एंड थर्ड वन सिंबॉलिक भैया। कौन सी डिलीवरी? सिंबॉलिक। आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, मैन ऑफ द मैच में मान लो किसी को गाड़ी मिली, तो आप मुझे बताओ गाड़ी जब मिलती है तो ऐसा प्लेयर को ऐसा थोड़ी कहते हैं हाथ आगे करो और ऊपर प्लेन से गाड़ी उसके हाथ पे गिरा देते हैं, नहीं भैया, उसको सिंबॉलिक डिलीवरी दी जाती है, मतलब चाबी दी जाती है एक सिंबल के तौर पे कि भैया अब गाड़ी तुम्हारी हो गई। आप भी जब नई गाड़ी खरीदने जाते हो, आजकल कल्चर है ना, वो आपको एक चाबी देते हैं बड़ी सी, ऐसा तो नहीं है वो हाथ में गाड़ी देते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब कोई एक ऐसी चीज जो एज अ टोकन आपको दी जाती है जिससे मान लिया जाता है कि भैया डिलीवरी हो गई है। जैसे डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। ये यहाँ पे टोकन है जो गलत लिखा है, मतलब एज अ टोकन आपको कुछ चीज दे दी गई है जिसको ये अंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि भैया आपको डिलीवरी हो चुकी है। तो मुझे बताओ क्या दिमाग में सेट है? तो मैंने कहा अब एक बार देखते हैं हम कहाँ पे थे। हम यहाँ पे थे भैया, हम थे बायर और सेलर। तो मुझे बताओ क्या बायर और सेलर आपको समझ में आ गया? यहाँ पे जो बाय करता है, सेल करता है, उसके अलावा जो अग्री कर रहा है वो भी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। हमने कहा भैया गुड्स में आए, हमने कहा गुड्स हमारे पास कितने टाइप के हैं? 3। एग्जिस्टिंग गुड्स, हमारे पास कौन से गुड्स हैं? फ्यूचर गुड्स। हमारे पास कौन से गुड्स हैं? कॉन्टिंजेंट गुड्स। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं उसके हमने 3 टाइप और देख लिए। हमने कहा स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, हमारे पास अनसर्टेन गुड्स होते हैं, और हमारे पास असर्टेन गुड्स होते हैं। अरे यस कि नो? दिमाग में गया? अब मैंने कहा डिलीवरी पे आए, तो हमने कहा भैया डिलीवरी भी 3 तरह की होती है, एक एक्चुअल डिलीवरी होती है, उसके बाद एक कौन सी होती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक कौन सी डिलीवरी होती है जिसको हम सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं। तो मुझे बताओ ना, क्या यहां तक का हमारे दिमाग में पूरा सेट है गाइस? मुझे आप बताओ कि अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि ये जो बायर और सेलर है ये आपस में सेल कर रहे हैं, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की भी बात कर रहा हूं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे क्या होता है। तो इसमें होता क्या है, जो भी ये गुड्स होते हैं, इन गुड्स में प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप इन गुड्स। मतलब इन शॉर्ट ये क्या कर रहे हैं, जो भी ये गुड्स हैं इनकी ओनरशिप ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स की ओनरशिप, राइट। तो अब मैंने कहा यहां पे अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। पहले मैं थोड़ा सा बेस बना रहा हूं ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें लॉजिकली समझ में आए। आपको ये समझ में आया भाई बायर और सेलर होगा और वो गुड्स का बाय सेल करेंगे, यही तो पूरे चैप्टर का नाम है अपने। अब हमने कहा ये जो गुड्स होंगे अलग अलग टाइप के होते हैं, फिर गुड्स की आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। बट ये बायर और सेलर आपस में गुड्स का कर क्या रहे हैं? ये प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप। तो भैया अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं
कि ये जो गुड्स हैं इनकी ओनरशिप, मतलब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा भैया जब भी एक वर्ड आता है प्रॉपर्टी, तो आपको ये समझना है जब भी इस पूरे एक्ट में कहीं पे भी वर्ड प्रॉपर्टी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, दो टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी जिसको मैं कहता हूं जनरल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी मेरे प्यारे लाडलो? जनरल प्रॉपर्टी मैं इसको कह सकता हूं, या फिर मैं इसको स्पेशल प्रॉपर्टी भी कह सकता हूं। आ रहा समझे? अब व्हाट डू यू मीन बाय दीज टू टर्म्स? इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। आ रहा समझे? जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। जब भी अपन कहते हैं प्रॉपर्टी, मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं जनरल प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, बट मैं स्पेशल प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं, इसका मतलब कोई स्पेशल राइट, कोई स्पेशल राइट, कोई स्पेशल राइट। क्लैरिटी है क्या? तो मैंने कहा जनरल प्रॉपर्टी ओनरशिप, मैंने कहा स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब कोई स्पेशल राइट की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार अगर मैं अब आपको बताऊं, जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये एग्जांपल तो हमने कर ही लिए थे, प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो जनरल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस द जनरल प्रॉपर्टी। अब उसके बाद स्पेशल राइट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या हो, कोई स्पेशल राइट हो, तो मैं कहता हूं वो स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब मैंने कहा यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ए ओन्स गुड्स एंड वो गुड्स उसने प्लेज कर दिए बी को। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जनरल प्रॉपर्टी किसके पास है, इन गुड्स के आज ओनर कौन है? आज तो ओनर ए ही है। हां, बट उसने एक स्पेशल राइट प्लेज करके किसको दे दी? बी को, कि अगर वो पैसा ना दे तो उस केस में ये गुड्स को बेच सकता है और अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। तो अगर आप देखो यहां पे स्पेशल जनरल प्रॉपर्टी किसके पास है? ए के पास। स्पेशल प्रॉपर्टी किसके पास है? बी के पास। तो मुझे बताओ ना, क्या अब आपको प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया? जब भी यहां पे जनरल प्रॉपर्टी या स्पेशल प्रॉपर्टी की बात होगी, जनरल प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब कोई स्पेशल राइट। जैसे यहां पे प्लेज करके एक स्पेशल राइट हमने बी को दे दी, बट जनरल प्रॉपर्टी आज भी किसके पास है मेरे प्यारे लाडलो? ए के पास है। किसके पास है? ए के पास है। अगर मैं आपसे पूछूं, वापस अपन अपने वाले चार्ट पे आते हैं। अब ये चार्ट देखो कितना कंप्लीट होता जा रहा है। हमने कहा बायर और सेलर है, बायर और सेलर गुड्स को क्या कर रहे हैं? गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कौन? सेलर। प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर रहा है सेलर किसको? बायर को, और बाद में उसको क्या देगा? डिलीवरी। अब सवाल ये उठता है यार ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होती है? ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होती है? अगर मैं आपसे पूछूं ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होती है, तो आपको समझ में आना चाहिए। अरे यार आज अगर मुझे ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, अगर मुझे ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, तो ये ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी? ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी? मैंने कहा उसको देखते हैं पापा। अगर मैं ओनरशिप की बात करूं, ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात करूं, तो भैया मेरे को दिमाग में सेटअप होना चाहिए। तो मैंने कहा यार ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होती है? मान लो वैसे तो इमोबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, बट अगर आप कोई इमोबल प्रॉपर्टी मतलब कोई जमीन खरीदते हो, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा रजिस्ट्री होती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करी जाती है, उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है? मैंने कहा ऐसा भी होता है कई बार, आप जैसे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई चेक है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, तो भैया वो एंडोर्समेंट मतलब उस पर साइन करके कि भैया इस आदमी को अब देना एंडोर्समेंट, और फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीवर कर देते हैं अपन जिस पार्टी को भी हमें ट्रांसफर करना है, तो उससे क्या हो जाता है? ओनरशिप, मतलब इन शॉर्ट हमने उसको ट्रांसफर कर दिया कि अब तो उसका यूज कर ले जैसे करना है। तो इस वजह से अब जैसे ही ये आपने दिमाग में सेट हुआ ना, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आई, मतलब दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्या बोला मैंने? एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एक होता है मेरे प्यारे लाडलो जिसको मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। मतलब इन दोनों का टर्म का, इन दोनों वर्ड्स आपके यूज में आते रहेंगे बार बार, तो इनको इतना अच्छे से समझ लो कि कोई टेंशन ना रहे। समझो,
मैंने कहा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ आपको यह बता रहा है ओनर कौन है। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल सिर्फ आपको बताता है हु इज द ओनर। क्या बताता है? हु इज द ओनर। मतलब ये डॉक्यूमेंट से सिर्फ आपको यह पता पड़ सकता है कि भैया हु इज द ओनर। जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है, उस शेयर सर्टिफिकेट को देख के आपको पता पड़ जाएगा इस शेयर वाले ये शेयर नंबर का ओनर कौन है। बट अगर क्या आपको शेयर्स बेचने होंगे उस शेयर सर्टिफिकेट से आप बेच सकते हो? नहीं, आप डीमेट अकाउंट में जाके बेचोगे। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल से सिर्फ यह पता पड़ता है ओनर कौन है। वहीं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की जब मैं बात करता हूं, इससे क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। क्या ट्रांसफर हो सकती है? ओनरशिप। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, अगर ये आप किसी को एंडोर्स कर दो कि भैया ले तू लेके चले जा, आपने उसको एंडोर्स कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा? उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। क्लैरिटी है? तो अब हमारे डेफिनेशन वाले में ये दो पॉइंट और आए, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वर्सेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो देखो, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल प्रूव्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बट डज नॉट अलाउ ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आप एंडोर्स करके मतलब उस पर साइन करके और किसी को देके ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट यस वो शो कर सकता है कि ओनर कौन है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोथ प्रूव्स, मतलब इसको देख के ये भी पता पड़ जाता है ओनर कौन है, एट द सेम टाइम इससे आप ओनरशिप ट्रांसफर भी कर सकते हो। बोथ प्रूव्स ओनरशिप एंड एनेबल ट्रांसफर ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी बाय एंडोर्समेंट, मतलब साइन करके और किसी को डिलीवर करके आप ओनरशिप ट्रांसफर भी कर सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मुझे बताओ ना, क्या हमने हमारा ये जो पूरा चार्ट बनाया, कौन सा वाला? ये हमने बायर क्या करेगा, बायर सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसके रिगार्डिंग? गुड्स का। क्या होगा कि प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में डिलीवरी होगी। गुड्स कितने टाइप के होते हैं, डिलीवरी कितने टाइप की होती है। फिर हमने ये भी देखा कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होते हैं, और हमने एक एक को विद एग्जाम्पल समझ लिया है। एक बार प्लीज आप इसको देखो ना। चलिए, तो मैंने कहा गाइस, अब हम जब इतना पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, पहले अपन एक काम करते हैं, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऑब्वियसली गुड्स होंगे, जो एक पार्टी जो कि सेलर होगा और दूसरी पार्टी जो बायर होगा, उसको प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्ट निकल के आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितने पार्ट निकल के आते हैं? एक निकल के आता है जिसको हम कहते हैं कि भैया सेल हो रही है, एक हम कहते हैं कि भैया एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। आ रहा समझे? आप समझना, अभी मैं डेफिनेशन भी कराऊंगा, बट मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी हो सकती है, या इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है ओनरशिप को लेके। यहां पे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली। और इसमें ओनरशिप एट अ लेटर डेट ट्रांसफर होती है, मतलब हाथों हाथ ट्रांसफर नहीं होती। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हो रहा है, उसमें ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर हो रही है इमीडिएटली, तो वो सेल है। लेटर ऑन ट्रांसफर हो रही है, फ्यूचर में ट्रांसफर हो रही है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन ट्रांसफर हो रही है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं क्या है ये। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर। अब देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, अब देखो सेलर क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, या सेलर क्या कर रहा है? अग्रीज टू ट्रांसफर कर रहा है क्या? प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, एंड इसके लिए वो पैसा ले रहा है फॉर अ प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको बताया, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हो क्या रहा है? मैंने कहा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूं सेलर है, और वो सेलर क्या कह रहा है कि भाई मैं, सेलर क्या कह रहा है? सेलर कह रहा है कि मैं ना बायर को, सेलर क्या कह रहा है कि मैं बायर को क्या करूंगा? या तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा, और वो कह रहा है एग्रीज टू ट्रांसफर, या वो कह रहा है कि भैया मैं आज नहीं कर रहा, मैं एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब फ्यूचर में करूंगा। क्लियर है? अब बायर को जब वो ट्रांसफर करेगा, और वो ट्रांसफर क्या करेगा? ये ट्रांसफर क्या करेगा? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, मतलब ओनरशिप की बात हो रही है यहां पे।
अब जब ये ट्रांसफर करेगा सेलर, तो ऑब्वियसली सेलर इसके सामने कुछ पैसे लेगा। सेलर इसके सामने क्या करेगा मेरे प्यारे लाडलो? कुछ पैसे लेगा। क्या आपके दिमाग में यहां तक की कहानी सेट है? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? सेलर होता है, वो कहता है कि भैया मैं ट्रांसफर कर रहा हूं या अग्रीज टू ट्रांसफर कर रहा हूं प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, एंड ऑब्वियसली मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? पैसे के लिए। किसके लिए कर रहा हूं? पैसे के लिए। अब मैं आपको यहां पे एक चीज समझाता हूं, दो एग्जाम्पल समझना, दो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। आरस में एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है? आरस में अब समझना, मैंने कहा यहां पे मान लो मैं था और मैं सीए हूं, ठीक है? यहां पे एक पर्सन है जो डॉक्टर है। क्या है बेटा? डॉक्टर है। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा यहां पे लेट्स से कि, या एक काम करो, कॉन्ट्रैक्टर 1 कॉन्ट्रैक्टर 2 ले लो। ये कॉन्ट्रैक्टर 1 है, ये कॉन्ट्रैक्टर 2 है। कॉन्ट्रैक्टर समझते हो ना, ठेकेदार जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो मैंने कहा यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 है और यहां पे क्या है मेरे प्यारे लाडलो? कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 है। अब यहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 है, इसने अपनी साइट पे ब्रिक्स मंगा रखी हैं और इसने अपनी साइट पे स्टोन मतलब पत्थर मंगा रखे हैं। क्या मंगा रखे हैं? पत्थर, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्टर 1 की साइट पे ईंटें ज्यादा आ गई, कॉन्ट्रैक्टर 2 की साइट पे पत्थर ज्यादा आ गए। तो यहां पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर 1 ने कहा कि भाई देख, मैं तेरे को सप्लाई कर दूंगा ब्रिक्स, क्योंकि मेरे पास ज्यादा है, तो तू मार्केट से मत खरीदना, और तू मेरे को उतनी स्टोन भी दे देना। मैं तुझे ईंटें दे दूंगा और तेरे पास पत्थर ज्यादा आया तो मुझे पत्थर देना। तो इस केस में ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बार्टर है। क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बार्टर। अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बार्टर क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आएगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे प्राइस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस होना जरूरी है, यहां पे कोई प्राइस नहीं है। अब मैंने कहा ऑन द कॉन्ट्ररी सेकेंड पार्ट लेते हैं। मैंने कहा मान लो ये सेम टू सेम एग्जाम्पल चल रहा होता, सेम टू सेम एग्जाम्पल चल रहा है। अब मैंने कहा यहां पे मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं, छोटा सा परिवर्तन कर देता हूं मेरे प्यारे लाडलों, और छोटा सा चेंज क्या है वो देखो। मैंने कहा ये जो ईंटें हैं ये सस्ती आती हैं और ये जो स्टोन है महंगा आता है। तो कॉन्ट्रैक्टर 2 ने कहा देख भाई, तू मुझे 1 टन ब्रिक दे दे, मैं तेरे को 1 टन स्टोन दूंगा, बट क्योंकि मेरा पत्थर महंगा है तो तू एक काम करना, तू मुझे ईंट के साथ साथ 1 लाख रुपीस भी देना। क्या देना? 1 लाख रुपीस। तो मुझे बताओ, क्या ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बार्टर है भैया? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? मैंने कहा 100% ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस है। हमें ये मतलब नहीं है उसके साथ कोई गुड्स भी आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं क्या इसमें कुछ पैसा है? अगर कुछ भी पैसा है इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या बन गया मेरे प्यारे लाडलो? सेल बन गया। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। दिमाग में गया? चलिए, अब मैंने कहा भैया देखो, सेल में क्या होगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, इसमें प्रॉपर्टी इन गुड्स एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, जो हम ऑलरेडी देख के आए। अब मैंने कहा भैया एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑब्वियसली 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, बायर सेलर। उसके बाद में जो भी ये सब्जेक्ट मैटर है, भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब पूरा चैप्टर ही गुड्स पे चल रहा है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स होने चाहिए। प्राइस होनी चाहिए पैसे के टर्म्स में, जो ऑलरेडी एग्जांपल में देख के आए थे। इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स होनी चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम तुम्हें ये गुड्स बेचेंगे। तो एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों हो सकते हैं, बिना कोई कंडीशन के भी हो सकता है, विद कंडीशन भी हो सकता है। मुझे बताओ दिमाग में सेट है क्या? उसके अलावा जितने कॉन्ट्रैक्ट की असेंशियल्स होते हैं ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। सो आई होप आपके दिमाग में सेट है। हमने जो भी पढ़ा फटाफट एक बार आप स्क्रीन पे देख लो कि हमने क्या क्या कवर किया है। चलिए गाइस, तो हम लोगों ने अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे गाइस? अब हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं, तो जब हम इनके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले गाइस हमें डिफरेंशिएशन के बेसिस दिमाग में सेट होने चाहिए, ठीक है? तो मैं अब आपको एक कोड दे रहा हूं, आपको पता है ना, ये जो बाहुबली बनी थी
उसमें कौन थे डायरेक्टर साहब? अपने राजा मौली जी। वैसे एक मूवी बनी थी आरआरआर। आरआरआर में आपको पता है जूनियर एनटीआर करके एक हीरो था। तो अपना कोड क्या है, वैसा है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा एल। एल मतलब लुक, मतलब लोग खड़े थे उनका लुक देखो। क्या देखना है भैया? राजा मौली और जो एनटीआर है, राजा मौली एंड एनटीआर। तो लुक राजा मौली एंड एनटीआर इन रोल्स रॉयस। क्या बोला? अरे भैया आरआरआर मूवी बनाई ना सक्सेसफुली, खूब पैसा आया, तो भैया किसी ने कहा वो दोनों रोल्स रॉयस में जा रहे थे, कहा लुक राजा मौली एंड एनटीआर इन रोल्स रॉयस। दिमाग में सेट है? अब मेरे प्यारे लाडलो, ये बेसिस मेरी गारंटी, आपने एक बार दिमाग में सेट कर लिए ना, कोई आपके दिमाग से निकाल नहीं सकता। और एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ा है वो एग्जाम में जब एकदम से क्वेश्चन आए तो आप फटाफट फटाफट उसको आंसर कर दो। तो उसके लिए जहां जहां जरूरत है बीच बीच में निमोनिक्स भी अपने को चाहिए होते हैं। तो मुझे बताओ क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? तो गाइस सबसे पहले अब अपन यहां पे देखते हैं कि यार यहां पे जो एल लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या मतलब है? सेल के केस में आप ये मानो लाइबिलिटी, क्योंकि माल अभी बिक चुका है, सेलर ने सेल में क्या हुआ, माल बिक चुका है, माल किसके पास चला गया? बायर के पास। तो भैया यहां पे जो लाइबिलिटी होती है वो किसकी होती है? बायर की लाइबिलिटी होती है। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, फ्यूचर डेट पे होगी या कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो होगी। तो उस केस में भैया अभी भी गुड्स का ओनर कौन है? सेलर। तो भैया जिम्मेदारी किसकी होगी? सेलर की होगी। क्लैरिटी है? उसके बाद आते हैं आर। अब आप देखते जाना, मैं पूरा आपको मॉड्यूल से भी कराऊंगा, अभी मैं आपके दिमाग में कोड डाल रहा हूं। ये आर है रेमेडी। रेमेडी का क्या मतलब है? मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो सेल के केस में क्या रेमेडी अवेलेबल होगी? तो भैया सेल के केस में रेमेडी ये होगी कि आप सामने वाले से प्राइस मांग सकते हो, मतलब बायर से प्राइस मांगी जा सकती है। बट बीइंग अ सेलर, अगर किसी ने एग्रीमेंट टू सेल तोड़ा, प्राइस तो मांग ही नहीं सकते ना, अभी तक सेल हुई नहीं है। बट अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो आप डैमेजेस मांग सकते हो। बट हां, अगर पहले ही कोई स्टेटेड डेट थी कि इस दिन वो पैसा देने वाला था तो आप वो पैसा जरूर मांग सकते हो, बट जनरली आप सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो क्योंकि अभी सेल हुई नहीं है। अब मैंने कहा यहां पे सबसे पहले अपन टी करते हैं। आ रहा समझे? टी मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर मैं आपको कहूं सेल के केस में प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। बट एग्रीमेंट टू सेल में अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है भाई, अभी तक उन्होंने कहा हम बेचेंगे, मतलब कोई कंडीशन होगी जो सेटिस्फाई होगी या कोई फ्यूचर में कोई डेट तय कर रखी थी कि भैया तब ट्रांसफर करेंगे, मतलब अभी तो नहीं हुई। अब क्योंकि अभी यहां पे सब कुछ कंप्लीट है तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एन मतलब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें अभी भैया बाकी है परफॉर्मेंस, तो ये मैं कहूंगा एग्जीक्यूटरी है। कौन सा है? एग्जीक्यूटरी है। मुझे बताओ एक बार फटाफट, देखो क्या यहां तक क्लियर है? नंबर 1 हमने कहा कोड क्या था? लुक एनटीआर, राजामौली एंड एनटीआर इन रोल्स रॉयस। तो भैया एल मतलब यहां पे लाइबिलिटी जो है वो अब किसके पास चली गई? बायर के पास, गुड्स चले गए। यहां पे लाइबिलिटी अभी सेलर के पास है क्योंकि माल अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। उसके बाद रेमेडीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो भैया ये प्राइस मांग सकता है क्योंकि सेल हो चुकी है, अभी तक सेल कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये सिर्फ डैमेजेस मांग सकता है, प्राइस नहीं मांग सकता। उसके बाद एन, ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एग्जीक्यूटेड है, ये एग्जीक्यूटरी है। टी मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई है, इसमें हो चुकी है, इसमें नहीं हुई। एक बार फटाफट इसको देखो, दिमाग में सेट है क्या? तो आगे बढ़े। मैंने कहा अब ये आर क्या है? रिस्क। भैया आप मुझे बताओ, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है तो अब ये जो रिस्क है ये किसकी है? बायर की है। गुड्स को कोई भी नुकसान होता है किसका होगा? बायर का, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। बट यहां पे अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो रिस्क अभी भी किसकी है? भैया सेलर की। यार रिस्क के केस में रूल याद रखो, रिस्क ऑलवेज फॉलोज द ओनरशिप। जो ओनर है ना, रिस्क हमेशा उसी की रहेगी। दिमाग में सेट है? चलिए, अब मैंने कहा यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे के लिए मुझे आपको बढ़िया एग्जांपल देना पड़ेगा। यहां पे अब एक वर्ड आ रहा है आई, मतलब इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी दोनों एंगल से देखना है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, नंबर 2 सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, उस वाले केस में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पहले एक बार समझते हैं ये इंसॉल्वेंसी क्या होता है। हाँ रसम में, और हम यहां पे ये इंसॉल्वेंसी की बात है क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा देखो मेरे प्यारे लाडले,
मैंने कहा अगर मैं इंसॉल्वेंसी की बात करूं तो अगर मान लो कोई भी आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, आज मैं कह रहा हूं कोई भी आदमी अगर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब क्लियर है भैया कि इस आदमी के एसेट है कम, लायबिलिटी है ज्यादा। एसेट है कम और लायबिलिटी है ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा। आ रहा समझे? ऑफिशियली एक रिसीवर अपॉइंट होगा जो इसके एसेट को बेचेगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। क्लैरिटी है? तो अब मुझे बताओ ना, अब मुझे अगर बताओ, मैं कह रहा हूं यहां पे ये सेलर है, मैं सेलर की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है? सेलर के एंगल से देखना, मैंने कहा अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, आ रहा समझे? तो सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, मैं क्या कह रहा हूं, सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप मुझे बताओ अगर सेल हो चुकी है, सेल अगर हो चुकी है, तो क्या ये जो गुड्स है, क्या ऑफिशियल रिसीवर ये गुड्स पे कोई राइट एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं, क्योंकि ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई? बायर को। तो सेल के केस में भैया जो ये ऑफिशियल असाइनी रिसीवर है, ये सिर्फ प्राइस के लिए केस कर सकता है बायर पे कि भैया पैसे दे दे ताकि हम जो हमारी लायबिलिटी है उनको पूरा कर पाए, बट गुड्स के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है इनके पास। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एग्रीमेंट टू सेल है भैया, तो आज भी गुड्स किसके हैं? सेलर के हैं, बायर के नहीं। तो भैया वो ऑफिशियल रिसीवर उसको अपने उसमें ले सकता है किटी में, और पेमेंट के काम में ले पाएगा। क्लैरिटी है? तो मैंने कहा अब यहां इंसॉल्वेंसी के केस में, इन केस ऑफ सेलर, प्राइस तो मांग सकता है सेल के केस में, बट गुड्स पे कोई राइट नहीं है। बट यहां पे क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो गुड्स पे राइट है। बोलो ना, क्या दिमाग में गया है क्या? मैंने बहुत ही आराम से अच्छे से तुम्हें समझाया गाइस, दिमाग में विद एग्जांपल समझा रहा हूं, दिमाग में आपके सेट होना ही होना है, बट आप फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ प्लीज मेरे को सुनना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुन रहे हो इधर उधर चले गए, मोबाइल चला लिया, तो बेटा दिमाग में फिर जाने वाला नहीं है। पूरी मेरी मेहनत और तुम्हारी मेहनत, क्योंकि तुम भी टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा यार। ठीक है, अब सुनो, मैंने कहा इन केस मैं बायर की बात करूं, तो इन केस ऑफ बायर, अगर मान लो बायर इंसॉल्वेंट होता है, कौन इंसॉल्वेंट होता है? बायर अगर मेरे प्यारे लाडलो इंसॉल्वेंट होता है, तो उस केस में क्या करेंगे? बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस केस में अगर सेल हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उसका ऑफिशियल जो रिसीवर है वो गुड्स को अपने काबू में रखेगा, क्योंकि ओनर कौन है अब उन गुड्स का? बायर है, सेल हो चुकी है, तो वो गुड्स को यूज कर सकता है लायबिलिटीज को पे करने के लिए। बट अगर भैया एग्रीमेंट टू सेल है, तो वो इन गुड्स को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ओनर बायर नहीं है। तो मुझे बताओ ना, इन केस ऑफ सेल, तो बायर का जो ऑफिशियल रिसीवर है गुड्स पे अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकता है, बट यहां पे नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ ना, क्या हमारे दिमाग में सेट है क्या? पूरा एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस, साथ में निमोनिक भी दे रहा हूं। लुक, राजा मौली, एनटीआर इन रोल्स रॉयस। तो भैया हमने आर को छोड़ के बाकी सारा का सारा सेटअप कर लिया है और विद एग्जांपल किया है। अब लास्ट भैया देखते हैं फटाफट। अब ये आर क्या है भैया? ये है भैया नेचर ऑफ राइट। अगर हम बायर की बात करें, तो यहां पे बायर के एंगल से देखना, यहां पे बायर के पास एक राइट आती है जस इन रैम, मतलब भैया उसके पास अब राइट है अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि गुड्स उसको बिक चुके हैं, अब गुड्स उसी के हो गए, अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड उसके पास राइट है। बट एग्रीमेंट टू सेल आपने किसके साथ किया था? सेलर के साथ। क्या गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हुई? नहीं हुई। अब अगर सेलर वो गुड्स किसी और को बेच सकता है, क्या आप अपनी राइट एक्सरसाइज कर पाओगे? कहोगे गुड्स मेरे हैं? नहीं, क्योंकि ओनरशिप कभी ट्रांसफर ही नहीं हुई। तो यहां पे आपको सिर्फ राइट मिलेगा जस्ट इन पर्सोनेम, जस्ट इन पर्सोनेम आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको? अब आप सिर्फ सेलर पे, जिसने आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल किया था और उसने अपना एग्रीमेंट तोड़ा, तो सिर्फ आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो यार। आप कल को वो गुड्स किसी और को बेच दिया, अब उस पर जाके आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एम आई मेकिंग सेंस? तो यहाँ पे राइट अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड, अगर सेलर ने किसी और को भी बेच दिया, आप जाके ले सकते हो, क्योंकि ओनर आप हो। बट यहाँ पे क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, गुड्स किसके हैं? सेलर के ही हैं, वो किसी और को बेच सकता है, बेच सकता है। बट क्योंकि उसने आपके साथ एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट तोड़ रहा है, तो आप डैमेजेस मांगो ना, जो हम डिस्कस करके आए। अब लास्ट आर बचा है मेरे प्यारे लाडलो। लास्ट आर क्या कहता है भैया? रीसेल। यार यहां पे रीसेल के राइट्स नहीं है, यहां पे रीसेल के राइट्स हैं। तो मुझे बताओ ना, क्या हमने सारे के सारे एक एक डिफरेंस बिटवीन अच्छे से कर लिए, दिमाग में सेट कर लिया,
और वही लुक, आर, राजामौली, एनटीआर, इन, रोल्स रॉयस, एक एक हमने कर लिया। अब फटाफट मैं आपको मॉड्यूल से भी दिखा देता हूं। अब आप देखो भैया, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये उस सीक्वेंस में नहीं है बट आप देख लेना, इसलिए मैंने अलग से करा। यहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल में होती है भैया, एग्रीमेंट टू सेल में नहीं होती। अगर मैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, ये एग्जीक्यूटेड है, वो कौन सा है, एग्जीक्यूटरी है भैया। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर भैया ब्रीच करा तो भैया यहां पे क्या हो सकता है, सेल के केस में अगर ब्रीच हुआ तो भैया आप क्या कर सकते हो, बायर को सू कर सकते हो प्राइस के लिए, बट वहां पे सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, अगर कल को कोई सब्सिक्वेंट लॉस हो जाता है आपके बेचने के बाद, तो सेल हो गई है उसके बाद लॉस हुआ, तो उस केस में बायर का लॉस है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, वहां पे अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर का ही लॉस है। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, तो सेल के केस में रिस्क अब किसकी है, बायर की। एग्रीमेंट टू सेल में भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, रिस्क किसकी है अभी भी, सेलर की। अब अगला नेचर ऑफ राइट्स, यहां पे जस्ट इन रैम है, वहां पे जस्ट इन पर्सनम है। राइट ऑफ रीसेल, यहां पे राइट ऑफ रीसेल नहीं है, वहां पे राइट ऑफ रीसेल है। मुझे बताओ ना दिमाग में गया क्या। फिर ये दोनों पॉइंट इंसॉल्वेंसी वाले जो हमने विद एग्जांपल समझे थे, रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, द ऑफिशियल असाइनी will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer। प्राइस, गुड्स तो रिकवर नहीं कर सकता, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, बट प्राइस ले सकता है। यहां पे ऑफिशियल असाइनी जो है, और हमने जो रिसीवर बोल रहे थे अभी तक अपन, ऑफिशियल असाइनी जो है विल अक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि वो गुड्स किसके थे, सेलर के ही हैं, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। अब अगले वाले में इन केस ऑफ बायर, सेल हो गया तो ऑफिशियल जो असाइनी होगा वो गुड्स को कंट्रोल ले सकता है क्योंकि बायर के गुड्स थे। अब यहां पे क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो गुड्स का कंट्रोल नहीं ले सकता। मुझे बताओ ना, मैंने पूरा का पूरा आपको याद करा दिया। अब हम इसके बाद जो देखेंगे वो है सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस। वापस अपन एक काम करते हैं, अपन बेस बनाते हैं अपना। अब देखो यार, मुझे बताओ अगर कोई बंदा रोल्स रॉयस खरीदेगा आरासन में, तो भैया अब रोल्स रॉयस खरीदने में प्रॉब्लम क्या है। मान लो अगर सामने वाले के इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली ट्रैकिंग ही नहीं हो पा रहा है, तो बैंक के, अरे यार इतनी बड़ी गाड़ी ऐसा थोड़ी होगा अपफ्रंट कोई कैश देके खरीद लेगा, ऑब्वियसली लोन लेगा। तो भैया लोन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टाइमली ट्रैकिंग ऑफ आईटीआर। तो भैया इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट करी, प्रोवाइड टाइमली ट्रैकिंग किस चीज का, आईटीआर का। प्रोवाइड टाइमली ट्रैकिंग ऑफ व्हाट बेटा, आईटीआर। तो अब एक एक को अपन पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। अगर अभी तक किसी बच्चे को ये नहीं पता कि हायर परचेज क्या होता है, अब देखो नाम ही बता रहा है हायर परचेज। हायर मतलब क्या होता है, जब आप कोई किराए पे लेते हो चीज, एंड एट द एंड एक और वर्ड आ गया परचेज, मतलब आप ईयरली या मंथली जो भी आपका सेटअप है, आप हायर चार्जेस देते रहते हो, और जब लास्ट हायर चार्जेस का आप पेमेंट करोगे उस समय आपके पास ऑप्शन आएगा, आप उसकी ओनरशिप खुद को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब आप उसको खरीद सकते हो। क्लियर है। बट सेल में क्या होता है, हाथों हाथ ओनरशिप ट्रांसफर होती है। क्लियर है। अब यहां पे सबसे पहले यहां पे लिखा है कि भैया यहां पे क्या है, सबसे पहला वर्ड है पीपी, मतलब हम ये कह रहे हैं भैया पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, उस बंदे की जिसके पास सामान है। आरासन में इसका मतलब अगर किसी ने किसी बंदे को सेल करी, तो अब जब सेल हो गई तो पोजीशन क्या होगी भाई, जिसने आदमी ने, वो जो सेल में जिस आदमी ने, मतलब जो बायर था, उसके पास जो सामान आया उसका वो ओनर है। तो पोजीशन क्या होती है इन केस ऑफ सेल, वो ओनर बन जाता है। इन केस ऑफ हायर परचेस, अभी जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, तो तब तक वो बेली रहता है। क्या रहता है मेरे प्यारे लाडलो, बेली। तो पोजीशन क्या है भैया, पोजीशन है इन केस ऑफ सेल, पोजीशन क्या होती है भैया, ओनर बन जाता है सामने वाला आदमी। बट इन केस ऑफ हायर परचेस सामने वाला सिर्फ बेली बनता है। क्या बनता है, बेली। उसके बाद आता है टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो ये प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो कब ट्रांसफर होती है, मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। तो मैंने कहा भैया इन केस ऑफ सेल इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, बट इन केस ऑफ हायर परचेज जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का आप पेमेंट करते हो तब होती है। दिमाग में गया। अब एक बार ये दोनों पॉइंट अपन चेक भी कर लें क्या, इस सीक्वेंस में नहीं होगा बट आपको मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। इन केस ऑफ हायर परचेज द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द हायरर अपॉन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना उसके पेमेंट के बाद ट्रांसफर होगी। पोजीशन ऑफ द पार्टी, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स।
अरे भैया वो ओनर बन गया है, और ये आदमी क्या है बीबी, बेली है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बेली है। अब अगला देखो भैया, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे देखो ना, टर्मिनेशन, ये अगला वाला, प्रोवाइड टाइमली ट्रैकिंग ऑफ व्हाट, ITR। तो भैया हमने कहा P मतलब पोजीशन, T मतलब टाइम, कब प्रॉपर्टी पास होगी, और अगला वाला क्या है भैया, अगला वाला है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ ना, जब सेल हो चुकी है क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो भैया द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स, और उसको प्राइस देनी पड़ेगी गुड्स की। बट यहां पे हायर परचेज में किराए पे लिया है सामान, द हायर में इफ सो लाइक्स टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। मतलब आज वापस जाके गुड्स रिटर्न कर सकता है वो, और उसको बाकी की रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। बट सेल में तो भैया सेल हो चुकी है, सेल हो चुकी है, तो भैया वापस रिटर्न नहीं होगा। तो मुझे बताओ ना पोजीशन, मुझे बताओ ना पोजीशन हो गया, टाइम हो गया का प्रॉपर्टी पास हो रही है, और टर्मिनेशन की भी बात हो गई। अब आते हैं I पे, T पे, R पे। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इंसॉल्वेंसी पे आता हूं। मान लो ये जो बायर है, ये जो हायरर है, मान लो सेलर ने माल बेचा किसको, बायर को। अब बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या सेलर को इंपैक्ट होगा, बिल्कुल होगा ना भाई, माल बेच चुके हैं, अब वो पैसा कैसे देगा, तो गड़बड़ है। बट अगर मान लो आपने हायर परचेज में सामने वाले को सामान दिया, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब जाओ और अपना सामान लेके आ जाओ। तो भैया इन केस ऑफ इन बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, इन केस ऑफ सेल द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। बट यहां पे द ओनर टेक्स नो सच रिस्क, फॉर इफ द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट द ओनर हैज द राइट टू टेक बैक द गुड्स। अरे भैया वो अपने गुड्स क्या करेगा, वापस ले लेगा। तो मुझे बताओ ना हमारे कोड में क्या था भैया, क्या था भैया, क्या था, प्रोवाइड टाइमली ट्रैकिंग ऑफ ITR। तो पोजीशन हो गया, टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, टर्मिनेशन हो गया, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के केस में या हायरर के केस में रिस्क का केस डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास T और R बचा है, इसको हम खत्म करते हैं। देखो भैया ट्रांसफर ऑफ टाइटल, कब ट्रांसफर, टाइटल कब ट्रांसफर होता है भैया, कि भैया जैसे ही, मतलब नहीं, इसको ऐसा समझो, मान लो ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब आपने, सेलर ने बायर को बेचा, क्या अब ये बायर किसी और को बायर बना सकता है, किसी और को बेच सकता है। तो हम कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल के यहां पे वो किसी भी आदमी को ट्रांसफर कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट यहां पे हायरर टाइटल पास नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो ओनर ही नहीं है, जब वो ओनर बनेगा उसके बाद कर पाएगा। रीड कर लेते हैं, द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम, बट यहां पे द हायरर कैन नॉट पास एनी सच टाइटल, वो पास नहीं कर पाएगा क्योंकि भैया वो ओनर ही नहीं है। अब आते हैं रीसेल के राइट, आ रहा सुनने, आ रहा सुनने। अब देखो ना, ऑब्वियसली जो बायर है वो किसी को रीसेल कर सकता है, वही ऊपर अपन डिस्कस करके आए। यहाँ पे जो हायर परचेजर है वो किसी को रीसेल ये गुड्स नहीं कर सकता। मुझे बताओ ना, हमने कोड भी पढ़ लिया, दोनों डिफरेंस बिटवीन भी कर लिए, देखो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल वाले भी, इसलिए अपने कोड भी बता दिया, मैंने आपको सेल और हायर परचेज भी बता दिया, कोई टेंशन की बात नहीं। अब आराम से आगे आसान आसान है, तो फटाफट स्कोर कर लेते हैं बेलमेंट और सेल। बेलमेंट आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है, आप किसी को, सामने वाले को सामान दे रहे हो कोई ऑथराइज पर्पस के लिए, जैसे वो ऑथराइज पर्पस कंप्लीट होगा सामने वाला या तो गुड्स लौटा देगा या जैसे आप कहोगे उसको डिस्पोज कर देगा। क्लैरिटी है। तो मैंने कहा भैया डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर प्रॉपर्टी, सेल में तो भैया ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जबकि वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती है। रीड कर लेते हैं, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यहां पे देर इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बेलर टू द बेली, बट यहां पे क्या नहीं हो रहा है, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी हो रही है। कोई राइट टू यूज अगर दिया है तो, अरे यार स्पेशल और जनरल तो अभी अभी पढ़ के आए हैं अपन, दिमाग में सेट है। चलो अब मैंने कहा अगला रिटर्न ऑफ गुड्स। अरे भैया आपने माल बेच दिया, बायर रिटर्न क्यों करेगा, तो सेल के केस में रिटर्न नहीं होता, बट बेलमेंट के केस में जैसे सामने वाले ने यूज उसका खत्म हुआ, वो गुड्स आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। दिमाग में गया मेरे प्यारे लाडलो। कंसिडरेशन, सेल के केस में हमेशा कंसिडरेशन चाहिए। बेलमेंट दोनों हो सकते हैं, ग्रेचुइटस भी हो सकता है, नॉन ग्रेचुइटस मतलब फ्री में भी हो सकता है, और विद मनी भी हो सकता है। आ रहा सुनने। उसके बाद गाइस अब आते हैं अगेन, इसमें यही पार्ट थे बेटा अपने पास, हमने दिमाग में सेट भी कर लिए होंगे। मैंने कहा ना ये इजी है। अब मैंने कहा इसके बाद में अब आते हैं सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। सेल में यार आप सामान गुड्स बेचते हो, वहां पे आप क्या दे रहे हो, सर्विस, बट फिर भी रीड कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। गुड्स आर सोल्ड और एग्रीड टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है।
वहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ओनली वर्क और सर्विस इज डन, नो गुड्स आर सोल्ड, ये हमारा क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। मैंने कहा हमने 4 डिफरेंसेस किए, सेल एग्रीमेंट टू सेल, सेल हायर परचेस, सेल बिलमेंट, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। मुझे बताओ ना, क्या हमारे दिमाग में सेट है बेटा? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो बड़ा देखो इजी पार्ट है बेटा। सेक्शन 4 हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ देखा था, अब यहां पे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे। अब बिल्कुल इजी सा केस है यार, सिंपल सा फंडा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो सेलर होता है वो भैया एक ऑफर देता है, किसको ऑफर देता है? वो बायर को ऑफर देता है। बायर अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो भैया अब कंडीशन हो सकती है कि जो बायर ने कहा मैं पैसे दूंगा, हाथों हाथ दे सकता है, लेटर डेट पे दे सकता है। सेलर ने कहा मैं गुड्स में दूंगा, हो सकता है हाथों हाथ डिलीवरी हो, लेटर ऑन डिलीवरी हो। इसी पे बेस्ड इन्होंने बता दिया यार। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय द गुड्स और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस इन एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, इसको हमने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भैया ऐसे बनता है। देर में भी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, हाथों हाथ डिलीवरी हो सकती है गुड्स की, या फिर देर में भी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट। हाथों हाथ डिलीवरी भी हो सकती है, लेटर ऑन डेट पे भी हो सकती है, पैसा आज लेके। ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी आज हो जाए एंड पेमेंट क्या हो, वो भी आज ही हो जाए। ऐसा भी हो सकता है दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। ऐसा भी हो सकता है भाई किस्तों में भी हो सकता है, पेमेंट भी हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे, डिलीवरी भी हम थोड़ी थोड़ी देंगे, ऐसी बात हो सकती है। इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, या इंस्टॉलमेंट ना होके एक फ्यूचर डेट डिसाइड कर लो, उसी दिन सारा काम होगा। तो यार ये तो बेसिकली टर्म्स एंड एग्रीमेंट है ना, जैसे उनको करना है कर सकते हैं। दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स आर मेड यार। तो मैंने कहा ये हो गया भैया सेक्शन 5, लिख रखा था इसलिए दिखाया, अदरवाइज तो बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब आप देखो क्या है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। ये एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में सेक्शन नंबर 6 कह रहा है। ये कह रहा है भैया सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भैया एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं, हम ये कह रहे हैं भैया फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, हम ये कह रहे हैं भैया कॉन्टिंजेंट गुड्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले ये क्या कहता है? ये कहता है जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो उसमें जो सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसके लिए ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ना आपके एग्जिस्टिंग फ्यूचर या कॉन्टिंजेंट गुड्स भी हो सकते हैं। हमें पता है यार एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए जो सेल भी हो सकती है, एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, बट फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट गुड्स के लिए एग्रीमेंट टू सेल ही होगा। ये भी हम लोग कर चुके हैं। अब मैंने कहा ये देखो इन दोनों के रिगार्डिंग क्या होगा भैया, एग्रीमेंट टू सेल ही होगा, सेल नहीं सेल होगा। उसके बाद में ये पहला वाला पार्ट आपके दिमाग में आई होप क्लियर होगा, सेक्शन 6 जो कह रहा है। अब मैं सेक्शन 7 पे आ रहा हूं। 4 था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 5 आया तक कैसे बनता है, छठा ये है कि भैया सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, वो भी हमने देख लिया। अब गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके होने से पहले गुड्स खराब हो गए थे, तो कोई स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही गुड्स खराब हो चुके हैं, तो उस केस मतलब पेरिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया ना, अब इम्पॉसिबल हो गया। आ रहा सुन में? तो भैया कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो सिंपल सा फंडा है यार, इसमें तो क्या टेंशन है। अब मैंने कहा ये वाला पार्ट देखो थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल, मतलब सेल से पहले बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। मतलब यहां पे क्या हुआ, सेल नहीं हुई अभी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, बट उससे पहले मतलब एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, उससे पहले अगर गुड्स खराब हो जाए तो हमने ये कहा भैया एग्रीमेंट टू सेल किसका था, स्पेसिफिक गुड्स का था। डैमेज विदाउट फॉल्ट बिफोर रिस्क पासेस टू द बायर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। आप समझो ना, किसी भी पार्टी की गलती नहीं थी, एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया बट वो गुड्स पेरिश हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए, तो भैया वॉइड ही होगा ना, स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है। आप एक चीज समझो, बार बार यहां पे स्पेसिफिक गुड्स क्यों है, क्योंकि अगर स्पेसिफिक गुड्स नहीं होते तो उसकी जगह कोई और सप्लाई कर दिए जाते भाई, बट क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स है, आइडेंटिफाई करे थे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में यही काम आएंगे, बट अगर वही गुड्स खत्म हो गए तो अब भैया उनको तो आप कैसे वापस पैदा करोगे, तो इसका मतलब वो पेरिश हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो गया। अब मैंने कहा यहां पे देखो एक और चीज लिखी है, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक the destruction of such goods will amount to supervening impossibility and the contract shall become void। अब ये क्या कह रहा है, मान लो कोई फ्यूचर गुड्स थे, मतलब आपने एग्रीमेंट टू सेल किया था विद रिस्पेक्ट टू सम फ्यूचर गुड्स, और अगर वो फ्यूचर गुड्स भी उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो सेम वे वो भी जैसे ऊपर वॉइड हो रहा है वैसे ही यहां पे भी वॉइड हो जाएगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अरे यार आप समझो ना, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी पार्टी की फॉल्ट नहीं है और उस स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बट वो गुड्स अब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, तो भैया अब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होना ही है ना, क्या करेंगे इसमें अपन? मुझे बताओ क्या यहाँ तक की कहानी सेट है क्या?
अगर यहां तक की सेट है तो बेटा अब अपन आएंगे सेक्शन 9 असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। अब देखो आगे, मैं कह रहा हूं भाई असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस मतलब सेक्शन नंबर 9, आराम से देखना कि हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें प्राइस कैसे निकालेंगे। सिंपल सा फंडा है, आप कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लो यार ये सामान आप बेच रहे हो आप 100 रुपए लोगे, आ रहा समझ। तो पहला तो क्या तरीका है भैया इसमें, फिक्स बाय द पार्टीज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो ये फिक्स कैसे होगी, लेट्स से कि एग्रीड टू बी फिक्स्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने एक वैल्यूअर रखा और कहा कि यार ये वैल्यूअर निकालेगा इसकी कितनी प्राइस होगी, जो प्राइस आएगी वो हम दे देंगे। थर्ड केस, हमने कहा हम बार बार हर बार हमारे आपस में ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, तो जिस तरह से हमारे नॉर्मली सेटलमेंट होते हैं वैसे होगा, मतलब डिटरमिन्ड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। मान लो मैं किसी से सोना खरीदता हूं फॉर एग्जांपल, तो जब मैं सोना खरीद रहा हूं उस दिन जो उसकी क्लोजिंग रेट होगी वो रेट पे मैं बाइंग प्राइस मान लूंगा मेरी, आ रहा समझे। तो मैं सोना खरीद रहा हूं, मान लो मैंने आज खरीदा 19 तारीख को, तो 19 तारीख को जो प्राइस होगी ना वो मैं उसको पे कर दूंगा आज क्लोजिंग के दिन। तो बेसिकली ये क्या हो गया, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लें या कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लेंगे, फिक्स कैसे होगी लेट्स से बाय अ वैल्यूअर, या फिर जैसे हम हर बार हमारी जो डीलिंग्स हो रही है जिस तरह से प्राइस निकल रही है वैसे प्राइस हो रही है। अब मैंने कहा कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं सेक्शन 10 कहता है कि आप जब ये कह रहे हो कि एग्रीड टू बी सेल एट अ एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन की, एक वैल्यूएशन पे बेचा जाएगा, मतलब एक थर्ड पार्टी है जो आपको वैल्यू निकाल के देगी, उस केस में क्या होगा। मैंने कहा देखो सबसे पहला केस, थर्ड पार्टी ने अगर वो प्राइस निकाल दी तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट व्हाट इफ द थर्ड पार्टी डज नॉट और कैन नॉट, आ रहा सुनने, मतलब अगर वो प्राइस निकाल ही नहीं पाए, मतलब वो निकाल ही नहीं पा रही है कोई XYZ रीजन की वजह से, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बट अगर मैं आपको ये कहूं थर्ड पार्टी को कोई पार्टी इधर पार्टी बायर या सेलर में से कोई प्रिवेंट कर रहा है कि तुम प्राइस नहीं निकालोगे, तो उस केस में जो भी पार्टी एट फॉल्ट है भैया, क्योंकि वो गड़बड़ कर रही है, उसको नुकसान जो भी हो रहा है, जो भी डैमेजेस हो रहे हैं वो देना पड़ेगा। अब मैंने कहा इसी का ही छोटा सा एक्सटेंशन आगे वाला पार्ट है। मान लो वो जो थर्ड पार्टी है वो प्राइस निकाल नहीं पा रही है, उसने निकाली नहीं है, वो निकालेगी नहीं फॉर एग्जाम्पल, बट आपने बायर को सामान बेच दिया, बायर ने सामान रिसीव भी कर लिया और उसको अप्रोप्रिएट भी कर लिया, तो भैया अब सेलर वापस थोड़ी लेगा। तो ये थर्ड केस हुआ है, इफ थर्ड पार्टी इफ प्राइस नॉट डिटरमिन बाय थर्ड पार्टी, बायर ने रिसीव किया और अप्रोप्रिएट कर लिया, तो भैया अब बायर को रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। मुझे बताओ ना क्या आपके दिमाग में सेट है। मैं कह रहा हूं गाइस, हमने देखो सेक्शन नंबर मतलब 1 से लेके पूरे 10 तक कवर किए। कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। अभी अपन डिस्कशन भी कर लेंगे। मुझे एक बार एक काम करो ना, 4 से लेके 10 तक तो बता दो। 4 क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 5 क्या था, कैसे वो बनते हैं, याद आ रहा है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ आर दे मेड, आपके दिमाग में जा रहा है। फिर हमारे पास 6 क्या था कि भैया जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा वो गुड्स के एग्जिस्टिंग, फ्यूचर या कॉन्टिंजेंट होंगे गुड्स के। 7 हमने क्या बात की थी भैया, 7 का क्या बात किया था, हमने कहा था स्पेसिफिक गुड्स हैं वो पेरिश हो गए भैया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही। फिर हमने कहा 8 और 9, 8 में हमने डिस्कशन किया एग्रीमेंट टू सेल हो गया बट अभी तक सेल नहीं हुआ उस केस में। फिर हमने 9 में बात की थी कि इससे जस्ट पहले, या यहीं पे लिखा हुआ देखो सर्टेनिटी ऑफ प्राइस की बात की थी। 10 में हमने बात की थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन कर रही है उसके बारे में। अरे मुझे बताओ ना यार, दिमाग में सेट है कि नहीं है, आ रहा सुन में, मुझे बताओ दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा। बेटा अगर आप चाहते हो आपका सोगा हाथों हाथ मेरे साथ कवर हो जाए तो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, मैं आपको मॉड्यूल का आपको चप्पा चप्पा कवर करा रहा हूँ, मॉड्यूल की लाइन लेके एक एक को आपको समझा रहा हूँ, बट इसके साथ कंडीशन इतनी सी है कि जैसे ही मेरा सेशन खत्म हो आपको हाथों हाथ मॉड्यूल से सब रिवाइज कर लेना है और जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन है आप फटाफट सॉल्व करने लग जाओगे। क्लैरिटी है? तो एक बार फटाफट इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस सेक्शन नंबर 1, 2 और 3 भी देख लेते हैं। 4 से 10 तक हमने देख लिया। 1 था भैया कि हमारा इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट वगैरह के बारे में बात। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। सेक्शन 3 जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजन है वो इस पे उतने ही एप्लीकेबल हैं टिल द टाइम दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द सोगा। क्लैरिटी है? तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक यूनिट नंबर 1 में सोगा की हमने कवर कर लिया है। अब अगले सेशन में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस। टिल देन डू रिवाइज, टेक केयर, बाय बाय।